पाकिस्तान की लेटेस्ट सूरत के हाल के हवाले से हम बात करेंगे। और सबसे पहले तो आपको पता ही होगा कि उन्होंने इमरान खान साहब की बेल तो हुई। उनके लॉयर जनाब बाबर आवान साहब तो यही कहते हैं कि जी इमरान खान साहब जो हैं ही इज़ द चेयरमैन ऑफ पार्टी नाउ। और बट लोग अब इसको कैसे कह रहे हैं कि नहीं, ये मुअत्तली हुई है सज़ा की, कैंसलेशन नहीं हुई। ठीक है, यस, मगर मेरा एक कंसर्न ज़रूर है कि ये वही लॉयर है चीफ़ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब जिनके अगेंस्ट उन्होंने कहा था कि इस्लामाबाद से लाहौर हाई कोर्ट की तरफ उनका केस जो है मुंतकिल किया जाए बिकॉज दे डिड नॉट ट्रस्ट आमिर फ़ारूक साहब। दिस इज़ आमिर फ़ारूक जिन्होंने ये डिसीजन ये किया। जनाब फयाज़ विलाना साहब, अस्सलाम वालेकुम सर, आप मेरे साथ हैं? वालेकुम अस्सलाम। आपका तमाम प्रोग्राम देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। सर, पहली बात तो ज़ाहिर है इमरान खान साहब के केस की बात करने से पहले जो चीफ़ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट हैं उनके ख़िलाफ़ मुहिम पर एक्शन भी लिया जा रहा है जिसमें ISI के नुमाइंदे भी हैं, ग्रेड 19 से ऊपर के और नुमाइंदे भी हैं। ही इज़ दी जज जिनके बारे में इमरान खान साहब की रिजर्वेशन थी कि उनका ट्रस्ट नहीं है इनके ऊपर। और ये जो मुअत्तली की सज़ा की मुअत्तली का फ़ैसला है ये आमिर फ़ारूक की तरफ से ही आया है। हाउ वुड यू से? असल में ये जो हमारे फैसले इस वक्त जजेस साहबान के कर रहे हैं आ रहे हैं, आप इस सारी हरकत सकनात देखें ना, हमारे इस वक्त स्टेट ऑफ अफेयर्स पाकिस्तान के जो चल रहे हैं उसको ओवरऑल देखा जाए तो ये कहीं से कोई खलाई मखलूक है, कोई जो चीज़ों को उनको कठपुतली की तरह पुतली तमाशा खेल रही है। जो केस आता है उस पर स्पेशल चुन के जज लगाया जाता है, कहाँ से चुन के जज लगाए जाते हैं। जिस तरह हुमायूं दिलावर जिस दिन उन्हें लगाया था उससे पहले वहाँ ज़फ़र इकबाल साहब थे। ज़फ़र इकबाल साहब के पास ये केस तकरीबन कोई 9-10 महीने से चल रहा था और वो रूटीन में चला रहे थे। जब उन्होंने हमारे मुक़्तदर हलकों की, हमारे ताकतवर हलकों की बात नहीं मानी थी तो उन्हें साइड पे कर दिया गया और फिर जज हुमायूं दिलावर साहब को स्पेशली ढूंढ के कहीं से लाया गया। और जज हुमायूं दिलावर साहब के बारे में कहते हैं कि वो वैसे ही अपने हालात से पाकिस्तान में तंग थे, वो पाकिस्तान छोड़ना चाहते थे, तो उन्होंने डू और डाई नेवर से वाई उनकी बात मान ली और उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं ये करने के लिए तैयार हूँ। और जिस तरह उन्होंने अफरा तफरी में केस किया, इमरान खान के वकीलों को भी नहीं सुना, जिस पे मोहर लगा दी, ये हम इल्ज़ाम नहीं लगा रहे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये फैसला जो है जल्दबाजी पे हुआ, इसमें फलां फ्लाज थे और इसका नोटिस ले इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ वापस भेज दिया, क्योंकि वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट को उसको सुपरसीड नहीं करना चाहते थे। वो कहते थे कि रूटीन से आए, वहाँ से होके आए, अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वहाँ इमरान खान को रिलीफ ना दिया तो फिर सुप्रीम कोर्ट में आएगा मामला। लेकिन हमारे मुख्तदर हल्के जो बेसिकली जिनके साथ इस वक्त इमरान खान का केस चल रहा है, लड़ाई चल रही है, जिनके साथ जो है उनकी इस वक्त पंजा आजमाई हो रही है, वो क्योंकि पीछे से सारे डोरे हिला रहे हैं, तो उन्होंने ये कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हम मामला इतना लंबा करें ताकि 16 सितंबर को जब मौजूदा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल साहब रिटायर हो जाएं और नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज ईसा आ जाएं, तो वो हमारे मुख्तदर हल्कों को भी ख्याल है, उनका अंदाज़ा है कि शायद इमरान खान को, क्योंकि इमरान खान थे प्राइम मिनिस्टर तो उस वक्त इनके खिलाफ प्रेसिडेंट आरिफ अलवी ने एक जुडिशल रेफरेंस भेजा था, तो शायद उस जुडिशल रेफरेंस की वजह से उनके जहन में कुछ अभी तक ऐसी बात हो, क्योंकि इमरान खान से अगर जो आर्मी चीफ है हमारे मौजूदा आसिम मुनीर का भी जो एक किस्सा जोड़ा जाता है कि उन्होंने बतौर DGI उन्हें ओहदे से हटाया था, तो उसके नतीजे में वो आज जो है उनके खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। तो शायद ये भी एक सोच है कि शायद काजी फायज ईसा भी उस जुडिशल रेफरेंस को नहीं भूले होंगे और वो जब बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आएंगे तो फिर वो इमरान खान के खिलाफ उस तरह इमरान खान को फैसिलिटेट नहीं करेंगे जिस तरह इस वक्त मौजूदा चीफ जस्टिस कर रहे हैं। ये एक सोच है और ये ज़रूरी नहीं है किसी तरह हो। और काजी फायज ईसा साहब जब चीफ जस्टिस बनेंगे तो वो ज़रूरी नहीं है कि वो इन इमरान खान के मुखालिफिन की सारी उम्मीदों पर पूरा उतरें, क्योंकि उन्होंने अपने कैरियर के दौरान सिविल लिबर्टीज़ के हवाले से और बाकी जमहूरी आज़ादियों के हवाले से बड़े लंबे लंबे दावे किए हुए हैं, बड़े लेटर लिखे हुए हैं, बड़ा अपना एक इमेज बनाया हुआ है कि मैं इंसानी बुनियादी जमहूरी आज़ादियों और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और इसका मैं अलंबरदार हूँ। तो उन्हें अपने उन दावों का भी ख्याल रखना होगा। कुछ वो उनके जो इर्द गिर्द जो लोग थे वो भी उन्हें याद दिलाते रहेंगे कि सर हम तो आपको कुछ और समझे थे, आप ये क्या कर रहे हैं। तो शायद वो उस तरह तो इमरान खान के खिलाफ ना जा सकें, लेकिन फिर भी एक उम्मीद है इमरान खान के मुखालिफिन को कि शायद 16 सितंबर के बाद हालात बदल जाएं। इसलिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस मामले को ज़्यादा से ज़्यादा तूल देना चाहता था और वो तूल देने में कामयाब हुआ आज तक। अभी जो उन्होंने
पहले उन्होंने कहा कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, फिर पता चला जी चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब जो हैं वो उनका पेट खराब हो गया है। फिर दरमियान में उनके इलेक्शन कमीशन के वकील आए अमजद परवेज साहब, उन्होंने कहा कि मेरी तबीयत खराब है। अब अमजद परवेज साहब वो वकील हैं जो नवाज शरीफ फैमिली के तमाम केसेस में उनके वकील रहे हैं। उस वकील को, जो नवाज शरीफ साहब का जाना पहचाना वकील है, उसको इलेक्शन कमीशन ने अपना वकील रख लिया है। अब इससे अंदाजा लगाएं कि ये सारा नेक्सस एक है, ये सारा एक ग्रुप है जो इमरान खान के खिलाफ कोई हमला, कोई मौका, कोई वार जाने नहीं देते हाथ से कि इमरान खान पे इकट्ठे हमला आवर हों। तो अमजद परवेज साहब ने आखिरी दिन कहा जी मेरी तबीयत खराब है, लेकिन इसके बावजूद जैसे भी हुआ, जैसे तैसे करके उन्हें फैसला सुनाना पड़ा। अब उसमें फैसला इन्होंने ये सुनाया कि मुअत्तल की गई है सजा, सजा खत्म नहीं हुई, मुअत्तल हुई है, मुअत्तली मनसूख नहीं हुई, रुकी है, मुअत्तल कर दी गई है। लेकिन अपील अभी चल रही है, क्योंकि अपील की एक अलग एप्लीकेशन थी, उसका अलग नंबर है, डायरी नंबर है उसका, उस पर अब अपील चलेगी। अब अपील वो 15-16 दिन अगर खींच लेते हैं तो फिर अताब बंदियाल साहब तो इस पर कुछ नहीं कर सकेंगे, जो भी वो फैसला देंगे। तो अभी अपील चलनी है, नाअहली की अपील है, नाअहली अभी खत्म नहीं हुई, सजा मुअत्तल की गई है। इसका मतलब है वो 1 लाख का मचलका, जमानत का मचलका जमा करा के बाहर आ सकते हैं। वो बाहर आने लगे थे, लेकिन दूसरी तरफ तैयारी थी साइफर केस की। अब साइफर केस भी एक नया, उससे अंदाजा होता है कि जो मैं पहले बात कर रहा था कि ये डोरें कहीं और सेल रही हैं। अब जिस तरह हुमायूं दिलावर साहब के चुनकर वहां लाया गया था, इसी तरह नए जज जो साइफर केस के जज हैं, अबुल असनाद सिकंदर जुल्करनैन, बड़ा लंबा चौड़ा उनका नाम है, लेकिन उनकी हिस्ट्री अगर चेक की जाए, जिस तरह बताने वाले बताते हैं, ज्यादा बेहतर तो सरगोदा के लोग बता सकते हैं और चिन्योट के लोग बता सकते हैं। और अगर हमारा कोई प्रोग्राम सरगोदा और चिन्योट वाले सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो वो कमेंट सेक्शन में जरूर इस पे तबसरा करें और बताएं कि क्या जो इनके बारे में अफवाहें हैं, इन अबुल असनाद सिकंदर जुल्करनैन साहब के बारे में जो इस वक्त साइफर केस के जज हैं, क्या ये सच हैं? उनके बारे में ये इल्ज़ाम है कि जब वो सरगोदा में और वकील अभी काम करना शुरू नहीं किया था, तो उससे पहले उनका जवानी के ज़माने में उनका जिस ग्रोह से ताल्लुक था, वो मोटरसाइकिल चोरियों वाला एक ग्रोह था सिरगोदा में, जो मोटरसाइकिलों की चोरियां करते थे, और वो पकड़े गया ग्रोह। तो उन्होंने कहा जी हमारा सरगना ये है, अबुल असनाद जुल्करनैन सिकंदर। उसके बाद फिर क्योंकि ये वकालत लाइसेंस ले चुके थे, तो सिरगोदा बार की मुदाखलत से इन्हें रिहा करवाया गया। ये बाकायदा मोटरसाइकिल चोरियों के केस में अरेस्ट हो चुके थे, ये सिरगोदा के लोग बताते हैं। ज़्यादा कन्फर्मेशन आने वाले दिनों में आ जाएगी। इनके वालिद साहब थे, सदीक नाम था उनका, वो सिविल जज थे उस वक्त, और वहाँ उन पर करप्शन का इल्ज़ाम लगा और वो नौकरी से बरतरफ कर दिए गए। बाद अज़ां वो काफ़ी अर्सा बरतरफ रहे, लेकिन क्योंकि जनरल ज़िया-उल हक साहब का दौर था और ज़िया-उल हक साहब भी अराई थे और ये भी अराई बिरादरी से हैं, तो सदीक साहब ने, जो इनके वालिद थे सिविल जज, उन्होंने कहीं से रब्ता करके अराई ग्रिड के तहत ज़िया-उल हक साहब को अप्रोच किया और ज़िया-उल हक साहब की सिफारिश से वो अपनी मुलाजमत पर बहाल हुए। बाद अज़ां वो उनकी तरक्की हुई, वो एडिशनल सेशन जज लगे और चिन्योट में जाके लगे, और वहाँ से ही फिर रिटायर हुए बतौर एडिशनल सेशन जज। मजीद उनकी तरक्की नहीं हो सकी क्योंकि उन पर करप्शन के बहुत ज़्यादा इल्ज़ाम थे। चिन्योट के लोग इसकी तस्दीक कर सकते हैं। आम बात यह है कि चिन्योट में वो बड़ा अरसा रहे, तो चिन्योट के लोग उन्हें बहुत अच्छी तरह जानते हैं और उनकी रिप्यूटेशन यही थी कि वो वाकई करप्ट जज थे। ऐसा ना हो, लेकिन इसी तरह की रिप्यूट उनकी आई है। अब उनके साहबजादे ये जो हैं मौजूदा अबुल असनाद जुल्करनैन जज, ये जब जज लगे तो इनकी भी यही रिप्यूट थी कि इनके भी करप्शन के बहुत इल्ज़ाम थे। हत्ता कि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मंसूर अली शाह, जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में जज हैं, उनके पास शिकायत पहुंची तो वो बड़े सख्त थे इस मामले में। उन्होंने तहकीकात कराई और वो तहकीकात हतमी नतीजे पर पहुंच चुकी थी और वो इन्हें नौकरी से फारग करने लगे थे। वो तहकीकात की फाइल अभी तक लाहौर हाई कोर्ट चीफ जस्टिस के डेस्क पे पड़ी हुई है, जो भी मौजूदा चीफ जस्टिस हैं उनके पास। मंसूर अली शाह उन्हें हटाना चाहते थे, बरतरफ करना चाहते थे, लेकिन उनकी प्रमोशन हो गई, वो सुप्रीम कोर्ट में चले गए। पीछे जो जज आए अभी तक वो फाइल अपने पास रखी हुई है। तो हमारे मुख्तदर हल्के, हमारे ये जो पीडीएम वाले थे, शहबाज शरीफ थे, मियां नवाज शरीफ, ये पूरा जो गैंग है इनका सिलसिला, ये ऐसे लोग ढूंढ ढूंढ के लगाते हैं। जिस तरह एक पुलिस ऑफिसर सैयद जफर चट्टा साहब को लगाया गया और उन पर फिर तहकीकात कराई गई, इसी तरह एंटी करप्शन में जो बंदे लगाए गए उनसे जिनसे तहकीकात कराई गई। इस वक्त जो इमरान खान का FIA के राना अब्दुल जब्बार साहब, जो इमरान खान का साइफर केस में 8 बंदों की टीम के साथ तहकीकात कर रहे हैं और 3-3 घंटे का जाके बयान लेते हैं। राना अब्दुल जब्बार साहब के खिलाफ केसेज हैं और उनकी अलग इंक्वायरी चल रही है। तो जितने ब्यूरोक्रेसी में, पुलिस में, FIA में, जज जुडिशरी में इस तरह के लोग हैं जिन पे इल्ज़ामात हैं, जो अपने हालात से, अपनी मुलाजमत से, अपनी ज़िंदगी से उनसे तंग हैं, उनको ये पकड़ पकड़ कर लाते हैं और उनको इमरान खान का केस पकड़ा देते हैं। और अब इमरान खान का केस पकड़ाने की मजीद अब ये है कि ये साइफर केस में आप देखें कि शाह महमूद कुरैशी को तो इन्होंने 9 दिन का दे दिया जिस्मानी रिमांड, इमरान खान को जिस्मानी रिमांड नहीं दिया, इसे 14 दिन का जुडिशल रिमांड पे ले गए। असद उमर को जमानत मिल गई, उनका कोई रिमांड नहीं है, न जिस्मानी रिमांड है, न जुडिशल रिमांड है, क्योंकि आपको याद होगा उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की हुई थी इमरान खान के खिलाफ
तो वो जमानत पे बाहर फिर रहे हैं। केस एक ही है, साइफर केस, लेकिन 3 बंदों को डिफरेंटली ट्रीट किया जा रहा है। इमरान खान के खिलाफ जिस्मानी रिमांड इसलिए नहीं हुआ क्योंकि कानूनी तौर पर वो कर नहीं सकते थे और उन्हें पता था कि ये बाउंस बैक हो जाएगा। जुडिशियल रिमांड दिया, जुडिशियल रिमांड का उन्होंने कहा जी ये हमने 15 दिन पहले दे चुके थे, कब दिया कहाँ दिया किसी को कोई पता नहीं। इमरान खान के वकील वहां मौजूद नहीं थे और इमरान खान को किसी अदालत में नहीं लाया गया। इसका मतलब है जज साहब उस वक्त भी अटक जेल गए होंगे और वहां जाके उन्होंने उनका रिमांड दिया, जुडिशियल रिमांड। अब ये जुडिशियल रिमांड कल पूरा हो रहा है और कल दोबारा अब जुडिशियल रिमांड इस्लामाबाद में उनकी कोर्ट में नहीं हो रहा, क्योंकि आज इमरान खान की जब रिहाई हुई तो वहां जिस तरह वकला ने नारेबाजी की और जो जोशो खरोश था लोगों का, और अटक के लोगों ने जिस तरह बाहर निकल के इमरान खान का इस्तकबाल करने की कोशिश की, तो वो एक तासर पैदा हुआ कि इमरान खान तो दोबारा पॉपुलैरिटी गेन कर रहे हैं। और अगर इमरान खान आज पेश होंगे इस्लामाबाद में तो फिर कोई लॉ एंड ऑर्डर का मसला बन जाएगा, लोग ज्यादा तादाद में बाहर निकल आएंगे। तो अब जज साहब को इमरान खान साहब के सामने पेश किया जा रहा है, इमरान खान साहब को पेश नहीं किया जा रहा। जज साहब को अटक जेल में आज लेके आया जाएगा और फिर वो वहां इमरान खान साहब की उस अगली कार्रवाई का आगाज करेंगे। अब साइफर केस इतनी खुफिया अंदाज में हो रहा है ना, उनके इमरान खान के वकीलों को बताया जा रहा है क्या बयानात हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं, नोबडी नोज। लेकिन जो जज साहब हैं ये खसूसी तौर पर अबुल हसनात सिकंदर जुल्करनैन साहब को खसूसी तौर पर तलाश करके लाया गया है। इससे पहले ये FIA के केसेस कर रहे थे और अभी इन्हें इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत में भी जज के फ़राइज़ ये सर अंजाम दे रहे हैं और ये साइफर केस भी इनके पास है। जी बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी तफसील के साथ ये बताया। मेरा एक बड़ा हटके सवाल है, अमेरिका में भी आप देखिएगा उनकी डोनाल्ड ट्रंप की मग शॉट लिया गया और जब से मग शॉट लिया आपको पता है अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की मकबूलियत में बेइंतहा इजाफा हुआ है। पाकिस्तान के जो मुक़्तदर इदारे हैं वो क्यों इस बात को नहीं समझ रहे कि जितना इमरान खान को पीछे लेके जाना चाह रहे हैं उतनी उनकी मकबूलियत में इजाफा, बिकॉज़ जो ओप्रेस्ड होता है हर इंसान की फेवर उसके साथ होती हैं। और जब इमरान खान साहब को इंसाफ नहीं मिल रहा उनकी तो वहाँ पे मेरा ख्याल है लोगों की फेवर्स उनके साथ ज़्यादा होती जा रही हैं। ये जो डोरे हिलाने वाले हैं क्या दे डोंट अंडरस्टैंड दीज फैक्ट्स? नहीं, डोरे लाने वालों बहुत सारे वो उन्हें हर बंदा जो होता है ना वो अपने किसी जब गेम में आता है, जब अपने वो मोहरे आगे पीछे करता है तो हर मोहरा उसे कोई ना कोई उम्मीद दिलाता है। फॉर एग्जाम्पल अनवारुल्लाह काकड़ साहब थे तो उन्हें जब लेके आए तो उन्हें एक उम्मीद थी इनसे कि ये मोहम्मद खान जुनेजो होंगे और बिल्कुल आमीन करके, और अभी तक उन्होंने साबित किया वो बिल्कुल मोहम्मद खान जुनेजो हैं, वो आमीन करके चल रहे हैं। असली वाले मोहम्मद खान जुनेजो वो कब बनते हैं जब ज़ियाउल हक को मोहम्मद खान जुनेजो ने आंखें दिखानी शुरू की और फिर ज़ियाउल हक को मोहम्मद खान जुनेजो को वज़ारत उज़्मा से बरतरफ करना पड़ा। वो वक्त अभी अनवारुल्लाह काकड़ साहब का नहीं आया, अभी तक वो बिल्कुल आमीन वाले हैं। सुबह सुबह पेंट कोट टाई लगा के आ जाते हैं। वो शायद वेस्टर्न वर्ल्ड को ये इंप्रेशन भी देना चाहते हैं कि मैं बलूचिस्तान का कोई पसमानदा काकड़ नहीं हूँ, मैं बड़ा पढ़ा लिखा और पेंट कोट टाई वाला काकड़ हूँ, मुझे मुस्तकिल तौर पर एक्सेप्ट कर लिया जाए। वो सुबह सुबह पेंट कोट टाई लगा के आ जाते हैं। लेकिन अभी तक उन्होंने जिस तरह 3 इजलास कर चुके हैं बिजली की महंगाई पे, लेकिन डिसीजन नहीं ले सके। वो क्यों? कि उन्हें जो वजीर ख़जाना है शमशाद अख्तर, उन्होंने जब बताया कि ना हमारे पास पैसे हैं और ना आने की पैसे की कोई उम्मीद है, जो अभी हमें 1.2 बिलियन मिले थे IMF से, उससे तो हमारे मामूल के भी खर्चे पूरे नहीं हो रहे। और जो शराइत जिन शराइत पे शहबाज शरीफ साहब और इसहाक डार साहब IMF के साथ एग्रीमेंट करके आए हैं उसके मुताबिक हमें बिजली बढ़ानी ही बढ़ानी है। अब कल उन्होंने एक प्रोग्राम में किसने कहा है, जमात इस्लामी के सेनेटर जो हैं मुश्ताक साहब, उन्होंने कहा है कि बिजली का बिल अभी तो 54 रुपये यूनिट है, ये 90 रुपये यूनिट तक जाएगा। अल्लाह ना करे 90 रुपये यूनिट तक जाए। 54 रुपये यूनिट पे भी इस वक्त तक कोई 5-6 खुदकुशियाँ पाकिस्तान में हो चुकी हैं। एक रावलपिंडी में अगले दिन खन्ना पुल से एक बंदे ने हाथ में बिल उठाया हुआ था और ऊपर से छलांग लगाई और बेचारा फौत हो गया। एक सादकाबाद से एक खबर आई, एक ठट्ठा से खबर आई, एक जंग से खबर आई। मुख्तलिफ जगह पे लोग जो है नहर में कूद रहे हैं। जहर खा के एक औरत मर गई अपने, उसने कहा कि हमने बिजली का बिल दे दिया, उसके बाद 2 दिन से हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं था। ये हालात जो हैं, और अब इनको जिन डोरे आने वाले हैं उन्हें एक उम्मीद है। अभी वो हाथ पांव मार रहे हैं, सऊदी अरब से रब्ते कर रहे हैं, UAE से रब्ते कर रहे हैं, कुवैत, कतर, बहरीन, मिडल ईस्ट के तमाम ममालिक से वो रब्ते कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ ये रहे हैं हमारे मिलिट्री अताशी के तौर पर। अरबी की इन्हें थोड़ी बहुत है, बोल लेते हैं, तो ये समझते हैं कि मेरे कनेक्शन सारे जो हैं वहाँ से बहाल होंगे और मुझे वहाँ से पैसे मिलेंगे। हालांकि कोई भी बड़ा इन्वेस्टर आने के लिए तैयार नहीं। इन्होंने 40 बंदों की एक फोर्स प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटरीट में बिठा दी, उसे फैसिलिटेशन फॉरेन इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल का नाम दे दिया, लेकिन अभी तक कोई फॉरेन इन्वेस्टर आने के लिए तैयार नहीं। इसलिए नहीं कि कोई भी इन्वेस्टर आता है वो कहता है कम से कम 5 साल की इलेक्टेड गवर्नमेंट तो हो,
हमें कुछ तो गारंटी हो कि हम जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ये कम से कम 5 साल तक कोई पॉलिसी नहीं बदलेगी और हमारे साथ जो मुआहदा, जो एग्रीमेंट, जो वादा किया जा रहा है वो पूरा किया जाएगा। आप जितना मर्जी ये कहते रहें, या तो आप ये करें कि आप मार्शल लॉ लगा दें, आप कहें जी कि मैं चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर हूँ, पूरा इख्तियार मेरे पास है, मैं सदर पाकिस्तान हूँ, मैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ पाकिस्तान हूँ, जिस तरह परवेज मुशर्रफ साहब आ गए थे। फिर आप किसी फैसिलिटेशन काउंसिल से हेल्प लेंगे, फिर आप किसी फॉरेन इन्वेस्टर को गारंटी देंगे, तो उन्हें पता होगा कि पाकिस्तान में आर्मी डिक्टेटर जब भी आता है वो 8-10 साल से कम वक्त में उनका सिलसिला पूरा नहीं होता, उनकी तसल्ली नहीं होती, उससे पहले वो वापस नहीं जाते। तो अब अगर आ गए हैं तो ये 8-10 साल तो रहेंगे, फिर शायद आपको कोई इन्वेस्टमेंट मिल जाए। लेकिन उसकी दूसरी सूरत, जो उसका बैड साइड ऑफ द कॉइन है, वो ये है कि जब आप मार्शल लॉ लगा देते हैं तो फिर इंटरनेशनली जो पाकिस्तान का एक इमेज है, फिर आपको वेस्टर्न वर्ल्ड से या किसी इस तरह के अच्छे जिन मुल्कों में आप वाकई फॉरेन इन्वेस्टर आप समझते हैं कि वो आते हैं इन्वेस्टमेंट की नज़र से ही आते हैं, सिर्फ आपको बख्शीश देने नहीं आते, क्योंकि मिडल ईस्ट और हमारे जो गल्फ वाले कंट्रीज हैं वहाँ तो बख्शीश आम है, वो बख्शीश देते हैं, इन्वेस्टमेंट नहीं करते, क्योंकि वो खुद अगर इन्वेस्टमेंट इतने बड़े करने वाले होते तो वो बाहर से इन्वेस्टर वहाँ ना बुलवाते। आप देखें दुबई जितना आबाद किया हुआ है वो बाहर से इन्वेस्टर गए हुए हैं। हाँ, उनके पास तेल का पैसा है, उनके पास अपने पैसे हैं, लेकिन वहाँ जितने बड़े बड़े सेटअप बनाए हैं वो वेस्टर्न वर्ल्ड से इन्वेस्टर गए हैं और वो सेटअप उन्होंने बनाए हैं। तो अगर वो सिर्फ आपको बख्शीश दे सकते हैं, बख्शीश से मुल्क नहीं चलते, मुल्क तो इन्वेस्टमेंट से ही चलेंगे। तो इस तरह वो डोरे हिलाने वाले अपनी जमा तफरीक में है, लेकिन उनकी जमा तफरीक महीना, 2 महीने, 3 महीने बाद उन्हें पता चलेगा कि इसमें से कुछ नहीं निकलने वाला। अब भी इस वक्त भी कहते हैं कि अटक में, जहां इमरान खान की मिसेस बुशरा बेगम 3 मुलाकातें कर चुकी हैं, उनकी बहनें 1-2 मुलाकातें कर चुकी हैं, वकील 3 दफ़ा मिल चुके हैं, जो इस वक्त रिपोर्ट दी गई है कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। उसके मुताबिक कहा जाता है कि जी बुशरा बेगम ने कोई मैसेज लेके गई हैं इमरान खान तक और इमरान खान से वापस कोई मैसेज लेके आई हैं, और फिर इस्लामाबाद के एक 5 स्टार होटल में उन्होंने किसी कतरी शख्सियत से मुलाकात की है। अफवाहें हैं कि शायद वो कोई डील हो रही है, हालांकि ऐसी बात नहीं हुई। कहा यह जा रहा है, जो बताया जाता है कि इन्होंने ये कहा है कि आप अपना इन्फ्लुएंस यूज़ करें कि पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ हो और इमरान खान को इंसाफ मिले। ऐसी कोई बात नहीं की कि इमरान खान बाहर जाना चाहते हैं या इमरान खान को बाहर निकलवाने में हेल्प की जाए। इमरान खान उन कतरी शख्सियत से या जिनसे भी वो रब्ता कर रही हैं, बुशरा बेगम, वो सिर्फ ये कह रही हैं कि आप अपना असर व रसूख इस्तेमाल करें और पाकिस्तान में इमरान खान को कानून के मुताबिक जो उसके साथ सलूक होना है, एक मुल्क के जो कवायद व ज़वाबित हैं, तो इंसाफ की राह उसके लिए हमवार की जाए, ये वो बात कर रही हैं। लेकिन कुछ पता नहीं, इस तरह के मामला जब वहाँ इस नहज पर पहुँच जाएं तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन फिल वक्त इमरान खान की जो लोग मिले हैं या इमरान खान खुद बाहर आके उन्होंने जो गुफ्तगू किया उसके मुताबिक इमरान खान डटे हुए हैं, अभी तक वो किसी सौदेबाजी की तरफ नहीं आ रहे। जी बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी तफसील से बताया। मुझे बड़ी हैरत होती है, हमारे एक बहुत प्यारे भाई हैं, मैं उनका नाम नहीं जिक्र करूँगी, जर्नलिस्ट हैं, कराची में अपना अखबार रन करते थे, यहाँ कनाडा में। मैं उनको बड़ा मतलब आई ऑलवेज रिस्पेक्टेड हिम एंड आई स्टिल रिस्पेक्ट हिम। तो आज बात हो रही थी कि इसहाक डार साहब जो हैं उनका गलत फ़ैसला एक जो था, जिसकी वजह से चीनी जो है ना उसकी कीमत 94% तक बढ़ी। गलत फ़ैसला ये था कि उन्होंने इसकी एक्सपोर्ट की इजाज़त दे दी थी। ज़ाहिर है जो कारोबार के मालिक थे उनको बड़ा इसका फ़ायदा मिला, मगर आम आवाम को इसका बड़ा नुकसान मिला। तो मैं आज प्रोग्राम के शुरू में उस सेगमेंट को कवर कर रही थी, तो उन्होंने मुझे जवाब लिखा एंड आई वाज सरप्राइज कि एक पढ़ा लिखा आदमी जो जर्नलिस्ट भी है, वो हाउ कैन ही से दैट 2 wrongs कैन मेक 1 right। मुझे लिखते हैं, व्हेन अप्रूव शुगर एक्सपोर्ट, हाउ अबाउट व्हेन मिनिस्टर एविएशन डिस्ट्रॉयड, सरवर साहब की आप बात कर रहे हैं, हाउ अबाउट व्हेन मिनिस्टर एविएशन डिस्ट्रॉयड PIA फ्लाइट ऑफिसर डिग्री स्कैंडल एंड PIA एंडेड अप लूजिंग millions of dollars। पहली बात तो ये थी, इमरान खान की रॉन्ग चॉइस थी, ही वॉज MNA था मुस्लिम लीग का सरवर, ठीक है। फयाज विलाना साहब ज़्यादा बेहतर तौर पे बताएंगे। बट हाउ कैन इमरान खान अगर गलत था, ही इज़ बिहाइंड एवरीथिंग, तो आप तो ख़ास तौर पे लेके आए थे इसहाक डार को, वो तो सीधा फैसला कर जाता। क्या इतनी बेवकूफ़ों की कौम है? फयाज विलाना साहब आपसे जवाब चाहिए, क्या ये इतनी बेवकूफ़ों की कौम है कि इनको बाहर से हुकूमत करने के लिए लोग चाहिए और जो ही उनका हुकूमत का टेन्योर पूरा हो वो अपना बिस्तरा बोरिया लपेटे, जहाज़ में बैठे एंड वापस टू इंग्लैंड? अच्छा, ये जो इसहाक डार साहब वाला मामला है ना, इस पे ज़रा एक और नज़र से देखते हैं, दोनों तरफ से देखूंगा मैं, दोनों पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने रखूंगा। इमरान खान किस्मत का धनी है एक लिहाज से, इस तरह के वो हमेशा हमें गलत साबित कर देता है।
अल्टीमेटली इनिशियली हम कहते हैं कि अभिनंदन को फौरन नहीं भेजना था, इनिशियली हम कहते हैं कि कोविड में आपने मुल्क को सारा जो है वो लॉकडाउन में ना लेके आना था, इनिशियली हम इमरान खान के खिलाफ जाते हैं, लेकिन अल्टीमेटली वो हमें रॉन्ग प्रूव करता है। फॉर एग्जाम्पल एक मामले में उसने रॉन्ग प्रूव अभी तक वो नहीं कर सका हमें, उस पर आखिर में मुझे पूछिएगा, मैं भूल ना जाऊं, अभी मैं दरमियान में उस पर बात नहीं करना चाहता। अलबत्ता अभी तक मुसलसल वो तमाम तजियाकारों को गलत साबित कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल आज जिस महंगाई के अजदे ने हमें हमारी कौम को दबोच रखा है, अगर देखें तो इमरान खान के मुखालिफ तजियाकार ये फरमाते थे कि इमरान खान ने IMF से मुआहदा तोड़ दिया। बिल्कुल ठीक है, आपकी मान लेते हैं कि इमरान खान ने मुआहदा तोड़ा तो उस वजह से महंगाई हुई। हालांकि अब इमरान खान का वो मुआहदा तोड़ना ये बात साबित करता है कि अगर इमरान खान उस वक्त वो मुआहदा कर देता IMF की मर्जी के मुताबिक, तो ये इस वक्त जिस महंगाई का जो इस वक्त अलाव जल रहे हैं पाकिस्तान में, ये उस वक्त जलने शुरू हो जाते। इमरान खान को ये नज़र आ रहे थे कि IMF जो मुआहदा मुझसे करवाना चाहता है उसके नतीजे में पाकिस्तान के लोग खुदकुशियों पर मजबूर हो जाएंगे, इसलिए इमरान खान ने मुआहदा तोड़ा था और इमरान खान ने उनकी परवाह नहीं की थी IMF की। हाँ, किस बात पे नहीं की थी? इमरान खान ने कहा था कि इससे मेरा गरीब रोएगा, मेरा गरीब सड़कों पे आ जाएगा, मेरा गरीब खुदकुशियों पर मजबूर हो जाएगा, मैं ये मुआहदा नहीं मानता। इमरान खान ने तोड़ दिया। अब मुआहदा तोड़ना आसान होता है, लेकिन उससे बाद अगला काम उसने क्या किया? इमरान खान ने अगला काम ये किया कि इमरान खान ने कहा कि मुझे अपनी कौम पे, इन पे मुझे एतमाद है, हम मेहनत करेंगे और हम अपने पाँव पर खड़े होंगे, मुझे आपके मुआहदे की जरूरत नहीं है। उसके नतीजे में क्या? इमरान खान ने सिर्फ नारा लगाया नहीं, इमरान खान ने टेक्सटाइल इंडस्ट्री पे हाथ रखा, उन्हें फ्री हैंड दिया, और टेक्सटाइल इंडस्ट्री ने जवाब में इमरान खान की उम्मीदों पे हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री पूरी उतरी। मुझे वो दिन याद है कि एक दिन मैं जियो टेलीविजन पर गोहर एजाज, जो इस वक्त हमारे फेडरल मिनिस्टर हैं, केयर टेकर फेडरल मिनिस्टर हैं, ये एप्टमा के ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल्स मिल एसोसिएशन के चेयरमैन थे, इनका एक इंटरव्यू था जियो पे। उस पे उन्होंने कहा था कि अगले साल दिसंबर तक के हमारे 100% हमारी जितनी पाकिस्तान भर में टेक्सटाइल मिल्स हैं सारी 100% कैपेसिटी पे चल रही हैं और हम नए ऑर्डर नहीं ले सकते, हमारे पास मजीद ऑर्डर लेने की गुंजाइश खत्म हो गई है, इतने हमारे हालात सुधर गए हैं। और जो टेक्सटाइल मिलों वाले, जिसकी 10 लूमें थी उसने 20 कर ली थी, जिसकी 20 लूम्स थी उसने 40 कर ली, जिसकी 40 थी उसने 80 लूम्स लगा ली। और फैसलाबाद में शॉर्टेज हो गई थी लेबर की, और ये इमरान खान अपनी तकरीरों में कई दफ़ा कह चुके थे, और फैसलाबाद के लोग इसे कंफर्म कर सकते हैं कि हाँ वाकई वहाँ शॉर्टेज लेबर की हो गई थी। और पाकिस्तान में एक आम तसर था कि जिस बंदे को पाकिस्तान के किसी शहर में भी जॉब नहीं मिलती, वो फैसलाबाद शिफ्ट हो जाए, वहाँ उसे जॉब मिल जाएगी। हाँ, इमरान खान ने टेक्सटाइल इंडस्ट्री पे हाथ रखा और बताया IMF को कि हम आपके बगैर भी अपने पाँव पर खड़े हो सकते हैं, और हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ी। आदादो शुमार इस वक्त मेरे सामने नहीं है, लेकिन लोगों को पता है। दूसरा, इमरान खान ने किसानों के सर पे हाथ रखा और किसानों को फ्री हैंड दिया, और किसानों ने 5 बम्पर क्रॉप्स दी उस साल। पाकिस्तान की 5 बम्पर क्रॉप्स हुई, रिकॉर्ड क्रॉप्स हुई। फिर इसके अलावा इमरान खान ने क्या किया? इमरान खान ने IT इंडस्ट्री को फ्री हैंड दिया, और हमारी IT इंडस्ट्री ने एक्सपोर्ट्स में इंक्रीज आपको बता के दिया। पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे ज्यादा IT सर्विसेज एंड IT प्रोडक्ट्स की जो एक्सपोर्ट हुई थी वो इमरान खान की तारीख में हुई थी। और यही सारी वो चीजें थी जिसकी वजह से हमारी GDP 6% पर पहुंच चुकी थी। इमरान खान तो 5.9 कह के गया था, लेकिन जब उसके बाद जब गवर्नमेंट इनकी आई PDM वालों की, तो ज़ाहिर है स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट वालों ने, स्टैटिस्टिक्स डिवीजन वालों ने तो हुकूमत की नहीं सुननी होती, उन्होंने तो अपने आदादो शुमार अपने हिसाब से देने होते हैं। तो उन्होंने जो स्टैट्स शेयर की थी पब्लिक के साथ, उसमें 6% GDP ग्रोथ थी पाकिस्तान की, जो अब 0.30 पे आ रही है और शायद अगले 2 महीने में माइनस में चली जाए। इमरान खान ने IMF का मुआहदा तोड़ा था तो किसी वजह पे तोड़ा था, और वो वजह आज नजर आ रही है। ये खुदकुशियां जो आज हो रही हैं, जो इसहाक डार साहब मुआहदा करके गए हैं, और मुर्तजा सोलंकी जो इस वक्त वजीर इत्तलात हैं, उन्होंने कल बयान दे के कह दिया है कि ये खुदकुशियां हमारी वजह से नहीं हो रही। हमने 17 अगस्त को ओथ लिया है हमारी कैबिनेट ने, और बिल अभी अगस्त के आए हैं, हमारे बिल तो अगले सितंबर में आएंगे। इसका मतलब है, उनका कहना मतलब यह है कि ये जो कुछ किया धरा था ये पिछली गवर्नमेंट का था, 16 महीने वाली गवर्नमेंट, और उसमें इसहाक डार थे, शहबाज शरीफ थे। इसहाक डार और शहबाज शरीफ बड़ी अपनी बहादुरी समझते थे कि हमने IMF के साथ मुआहदा किया। वक्त ने साबित किया कि IMF से अगर इमरान खान ने मुआहदा तोड़ा था तो इमरान खान वाज राइट। उसने 16 महीने पहले हमें खुदकुशियों से बचा लिया था। लेकिन ये इसहाक डार साहब जो अरस्तू आए थे, जो कहते थे मैं IMF को बहुत समझता हूँ, वो ये हाल हमारा करके वापस लंदन पहुंच गए हैं। जिस तरह आप फरमा रही हैं, वो वापस लंदन पहुंच गए हैं अपने बड़े भाईजान नवाज शरीफ साहब के साथ, और छोटे शहबाज शरीफ साहब भी वहां पहुंच गए हैं, और अब वहां बैठ के वो स्टेटमेंटें दे रहे हैं। अब उन्होंने एक नया वहां से एक फुलझड़ी छोड़ी है शहबाज शरीफ साहब ने कि नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान वापस आएंगे। कब आएंगे? सितंबर में फरमाते हैं कि सितंबर में हबस होता है तो लोगों को बाहर निकालना मुश्किल है। अक्टूबर में वेदर अच्छा हो जाएगा, फिर नवाज शरीफ पाकिस्तान आएंगे और फिर लोगों को हम बाहर निकालेंगे और उनका शान शान इस्तकबाल करेंगे। शहबाज शरीफ साहब से कोई पूछे
कि आप इससे पहले पता नहीं कितने खुफिया सर्वेस करा चुके हैं, आपको वहां से तो रिजल्ट पता चल चुका है, आपको पता लग चुका है कि कितने लोग नवाज शरीफ के लिए बाहर निकलेंगे, हबस हो या ना हो। इमरान खान के लिए तो आज हबस है, इमरान खान के लिए तो अब भी लोग निकल रहे हैं। और इमरान खान 9 मई से पहले का इमरान खान भी आप देख लें, पूरी गर्मियों के महीने में आपने इमरान खान के खिलाफ क्या कुछ नहीं किया, लोग निकलते रहे हैं। 9 मई वाला वाकया इमरान खान के साथ हो गया, शायद इसमें भी कोई बेहतरी होगी, क्योंकि अब तक के हालात के मुताबिक जिस तरह के परवेज खटक साहब और महमूद साहब, जो महमूद खान हैं जो चीफ मिनिस्टर केपी के हैं, जिस तरह के वो बयानात दाग रहे हैं, इससे तो ये बात प्रूव हो रही है कि हाँ वाकई पीटीआई को अपनी क्लिनजिंग की जरूरत थी और उनकी क्लिनजिंग हो गई है। क्योंकि उस्मान बुज़दार जैसे, महमूद खान जैसे बंदों को सर पे बिठाया हुआ था इमरान खान ने, और उसका नतीजा ये निकला था कि पीटीआई दिन ब दिन नीचे से नीचे चली जाती रही। अब अली अमीन गंडापुर जैसे लोग इमरान खान के पास बच गए हैं, जिन्होंने डेरा इस्माइल खान, मौलाना फजल रहमान के घर बल्दियाती इलेक्शन में शिकस्त दी। अब इमरान खान के पास परवेज खटक नहीं रहे तो नौशहरा में और चारसदा में इमरान खान बल्दियाती इलेक्शन जीत गया है। अब इमरान खान के पास नहीं रहे तो सवात से इमरान खान जीत रहा है। अब इमरान खान के पास ये जो ग्रुप था, बागी ग्रुप नहीं रहा, इन्होंने अलग जलसे अपने करने शुरू कर दिए हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस रोज नया से नया इल्जाम इमरान खान पे लगाते हैं। लेकिन केपीके में जो इलेक्शन हुए हैं अगले रोज बल्दियाती, उसमें लोगों ने प्रूव किया है कि आप इमरान खान पे जितने इल्जाम लगाने वाले हैं आप सारे झूठे हैं, इमरान खान ठीक है और हम इमरान खान के साथ हैं। आप देखें कि आज अब्दुल गफ्फार खान, बाचा खान, खान अब्दुल वली खान, खान अब्दुल गनी खान और असफंदयार वली खान, वो सारी उनकी जितनी जिंदगी भर की मेहनत थी, जो नस्ल दर नस्ल उनकी मेहनत थी, आज वली बाग जो उनका घर है, जिसका नाम ही, उस गांव का नाम ही वली बाग है, वो वली खान का घर है, वहां से भी वो इलेक्शन हार गए हैं। एएनपी वाले आज तक अपने घर से इलेक्शन नहीं हारे, लेकिन आज इमरान खान जेल में है, लेकिन लोग उसके नाम पे आज भी वहां इमरान खान के उम्मीदवारों को जितवा रहे हैं। तो इससे बड़ा डिजास्टर और हमारी पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज के लिए नहीं हो सकता। एक बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट ये हो रही है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के आसिफ अली जरदारी साहब खामोश बैठे हुए हैं, और आसिफ अली जरदारी साहब अगर बोल पड़े तो जिस तरह के नजर आ रहा है थोड़े थोड़े वो बोल रहे हैं, क्योंकि उन्हें नजर आ गया है कि ये इलेक्शन का अभी जो आगे मर्दमशुमारी का बहाना किया गया है, आगे कुछ और किया जाएगा, उसके बाद कुछ और किया जाएगा। और उसके बाद सुनने में आया है कि 27 बंदों की कोई लिस्ट जरदारी साहब के हवाले की गई है कि पीपल्स पार्टी में ये 27 बंदे जो हैं ये नापसंदीदा, पर्सना नॉन ग्राटा करार दे दिए गए हैं। इन्हें ना हम आइंदा इलेक्शन में देखना चाहते हैं आपके टिकट उम्मीदवार के तौर पर, और ना इन्हें आप पाकिस्तान जितने टेलीविजन चैनल्स हैं मेन स्ट्रीम में आप पीपल्स पार्टी की रिप्रेजेंटेशन के लिए भेजा करें। तो वो आसिफ अली जरदारी साहब को जब इस तरह के पैगामात मिलते हैं तो आसिफ जरदारी साहब ये सोचने पर मजबूर हैं कि ये तो डायरेक्ट डिक्टेशन पे आ गए हैं। अगर वो इमरान खान जो इतना मकबूल तरीन सियासी लीडर है उसको बिहाइंड द बार कर सकते हैं और उसको अपनी मर्जी के जजेस से अपनी मर्जी के फैसले करा के दीवार के साथ लगा सकते हैं, तो हमारे पीछे तो पब्लिक भी नहीं है, हमारे साथ इसके बाद क्या होगा। इसलिए जरदारी साहब बहुत जल्द ये महसूस करेंगे कि हमें बोलना पड़ेगा और इकट्ठे होकर बोलना पड़ेगा। और जरदारी साहब ये भी ऑफर कर सकते हैं कि वो मिसाके जमहूरियत जो बेनज़ीर भुट्टो और नवाज शरीफ ने साइन किया था, वी नीड अ न्यू मिसाके जमहूरियत, हमें एक नया डिक्लेरेशन साइन करना पड़ेगा, और उसमें सिर्फ इमरान खान, आसिफ जरदारी या नवाज शरीफ नहीं होंगे, बल्कि वो दावत देंगे तमाम पाकिस्तान की मेन 14, 15, 16 जितनी जमातें हैं कि सब आएँ और साइन करें इस मिसाके जमहूरियत पे, और तय करें कि आइंदा हम किसी हुकूमत को 5 साल से पहले नहीं गिराएंगे, और ये तय करें कि हम इक़्तिदार में आने के बाद अपनी आर्मी को वापस बैरक्स में भेजेंगे और हर इदारे को अपनी हुदूद के अंदर रहकर काम करने पर मजबूर करेंगे। देखें आइंदा चल के ये किस तरह डेवलपमेंट आगे होती है, लेकिन ये बहुत जल्द होंगी। सर क्विक 2 आंसर दीजिएगा। एक तो आपने कहा था मुझसे बाद में पूछ लीजिएगा कि इमरान खान साहब किस चीज़ के ऊपर अपने आप को गलत प्रूव ना कर सके। अभी तक हमें गलत साबित नहीं कर सके, मैं बाकी चीज़ों में वो प्रूव कर रहे हैं, किसी में वो जल्दी हमें गलत साबित कर देते हैं, तजियाकारों को, आम आदमी को जो उसके मुखालिफ बात करते हैं या किसी चीज़ पे हम एतराज़ करते हैं कि इमरान खान साहब ने बाकी सारे काम तो ठीक किए हैं, फलां काम गलत किया है, तो ज़रा एतराज़ करने में एतराज़ नहीं होना चाहिए, एतराज़ होते ही इसलिए हैं कि किए जाएँ। तो इमरान खान हर दफ़ा हमें गलत साबित करते हैं, वो खुद सच साबित हो जाते हैं। जिस तरह अभी IMF के मैंने आपसे बात की, इमरान खान एक मामले में अभी तक हमें साबित गलत नहीं कर सके, शायद आने तक कर सकें, लेकिन मुझे लगता नहीं। वो था उस्मान बुज़दार और फर्रा गोगी का नेक्सस। उस्मान बुज़दार और फर्रा गोगी इमरान खान के इतने करीब कैसे आए? उस्मान बुज़दार और फर्रा गोगी जैसे लोगों ने पंजाब में ताहिर खुर्शीद, जिसे मिस्टर टीके कहा जाता था, उसको चीफ सेक्रेटरी इतना से क्यों रखा? इमरान खान के पास शिकायत आ गई थी, इमरान खान ने उसे रिमूव कर दिया था, फिर दोबारा कौन सी ऐसी मजबूरी थी इमरान खान को कि उन्हें दोबारा फिर लगा दिया गया पंजाब में, और फिर वो पंजाब में सारा मामला पंजाब का वही चलाते रहे, और उन पर इल्ज़ाम है कि वो 1-1 करोड़, 3-3 करोड़ और 5-5 करोड़ रिश्वत लेके IG, DIG, DC और AC लगाते थे।
ये अभी तक इस मामले पे इमरान खान हमें गलत साबित नहीं कर सके, बाकी मामलात में वो जल्द या बदेर हमें गलत साबित कर रहे हैं इमरान खान। इंशाल्लाह। जनाब चौधरी सरवर साहब, आपको याद होगा जब ये इंग्लैंड गए थे तो ये नवाज शरीफ के साथ मुलाकात, हालांकि गवर्नर का इन्होंने मज़ा लिया, रज के ऐश उठाया गवर्नर की पोजीशन का, और जब ये अमेरिका जाते हैं तो इन्होंने उल्टा पुल्टा बयान दिया था, बट देन ही केम बैक टू पाकिस्तान और एक दफ़ा फिर से इन्होंने सॉरी मॉरी करके। क्या बात है, इमरान खान साहब को शख्सियत की पहचान नहीं? कैसे उन्होंने उनकी उस मिस्टेक को, व्हाट ही डिड, के ही बैकस्टैब्ड इमरान खान व्हाइल ही वाज इन इंग्लैंड, तो क्या उनको शख्सियत की पहचान नहीं कि वो उनको पहचान ना सके कि ये बंदा सिंसियर ही नहीं है? चौधरी सरवर नहीं, हमारे यहाँ मसला ये है कि हमारे यहाँ एक जॉब सीकर्स की पूरी एक लॉट है पाकिस्तान में। जब इस तरह के लोग बोल रहे होते हैं, बात कर रहे होते हैं, बयान दे रहे होते हैं, तो आप गौर किया करें, मोस्टली जॉब सीकर्स या इकोनॉमिस्ट हैं पाकिस्तान में, या मीडिया के लोग हैं, या रिटायर्ड लोग हैं, ब्यूरोक्रेट और जर्नैल हैं, और कुछ इस तरह के ओवरसीज पाकिस्तानी जो वापस पाकिस्तान गए हैं। अब स्कॉटलैंड में ये मेंबर पार्लियामेंट 1 दफ़ा 2 दफ़ा 3 दफ़ा जितनी दफ़ा भी रहे, अब इनके बेटे ने वहाँ वो सीट संभाल ली है, इन्हें वहाँ अपना फ्यूचर नज़र नहीं आया। और फिर वो जो कहते हैं ना कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा, तो इन्होंने कहा कि मैं यहाँ मेंबर पार्लियामेंट हूँ, लेकिन फैसलाबाद के और रबवा के और समुद्री के लोगों को कैसे पता चले कि मैं इतना बड़ा चौधरी बन गया हूँ। तो वो वापस पाकिस्तान गए और वहाँ जाके वो पहले मियां नवाज शरीफ साहब के साथ रहे गवर्नर, और फिर एक दिन पता चला कि मियां नवाज शरीफ साहब से भी वो खुश नहीं है, उन्हें छोड़ के वो फिर इंडिपेंडेंट हो गए। फिर वो जॉब सीकर्स थे, जॉब ढूंढ रहे थे, इमरान खान के पास पहुंच गए। इमरान खान जब मिले तो ज़ाहिर एक नाम तो बड़ा था कि ये स्कॉटलैंड में भी मेंबर पार्लियामेंट रहे हैं, इधर भी गवर्नर रहे हैं, तो इमरान खान ने उन्हें ज्वाइन करने दिया। इमरान खान के पास एक चौधरी साहब, सरवर चौधरी नहीं, इस तरह के पता नहीं कितने चौधरी मलक राजे इमरान खान के आगे पानी भरते रहे हैं इमरान खान का जब वो इक़्तिदार में था। तो ये भी एक पानी भरने वालों में से शामिल थे। हाँ, बड़ा नाम था, बुजुर्ग थे, तो इसलिए इमरान खान ने उन्हें गवर्नर लगा दिया, लेकिन बाद में उन्होंने प्रूव किया कि उनका वो मेटल नहीं है जो इमरान खान को चाहिए था, वो एक सस्ते मेटल के आदमी साबित हुए। अब उन्होंने मुस्लिम लीग काफ ज्वाइन कर लिया है। मुस्लिम लीग काफ ज्वाइन करने से पहले उन्होंने पीपल्स पार्टी को अप्रोच किया है। मुस्लिम लीग नून को तो वो पहले छोड़ के गए थे और ठीक ठाक वो नुकसान करके गए थे, तो इसलिए मुस्लिम लीग नून तो उन्हें वापस नहीं ले रही थी। पीपल्स पार्टी पीटीआई ने भी उन्हें वापस नहीं लेना था, पीटीआई को तो अभी छोड़ के वो आए हैं। पीपल्स पार्टी ने इनकार कर दिया, उन्होंने कहा कि ये बंदा पहले 2 पार्टियों में नहीं टिक सका, हमारे पास इसने क्या टिकना है। आखिरी अल्टीमेटली वो मुस्लिम लीग काफ के पास चले गए। मुस्लिम लीग काफ के पास क्या है, 2-3 से ज्यादा वो एमएनए नहीं बनवा सकते, 8-10 से ज्यादा एमपीए वो नहीं बनवा सकते, तो ये जॉब सीकर्स लोग हैं। अब सरवर साहब का एक हल्का सा मैं आपको कैनेडियन टच बताता हूँ कि कनाडा में वो आए थे कुछ अर्सा पहले यहाँ। एयरपोर्ट से हमारे जिस दोस्त ने, हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, मैं नाम नहीं उनका लेता, उन्हें एयरपोर्ट से जिस बंदे ने उन्हें पिक किया, एयरपोर्ट से रिसीव करके वो जिस जगह उन्हें लेके जा रहे थे, आपको पता है यहाँ मिसिसागा से कितना दूर है पियर्सन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, 15-20 मिनट की ड्राइव है। जो ही वो गाड़ी में बैठे और गाड़ी सीधी हुई 401 वेस्ट पे, तो उन्होंने लगे हाथों चौधरी परवेज इलाही जो उस वक्त स्पीकर पंजाब असेंबली थे उनकी बुराई शुरू कर दी। और वो दोस्त, उसने खुद मुझे बताया, उसने कहा मैं हैरान था कि ये बंदा मुझे जिंदगी में पहली दफा मिल रहा है, मैं इसे रिसीव कर रहा हूँ, फोन पे बात हुई थी और उसे बताया गया था कि फलां बंदा आपको रिसीव करेगा, और मैंने बैठे ही चौधरी साहब क्या हाल है, क्या हो रहा है, क्या नहीं, ये वो, तो इसने लगे हाथों बगैर ये जाने बूझे हुए कि मैं भी मुस्लिम लीग काफ का बंदा हो सकता हूँ, मैं भी परवेज इलाही का हमदर्द हो सकता हूँ, या नहीं भी हो सकता, तो मैं एक आम आदमी हूँ, और मेरे सामने वो परवेज इलाही की बुराइयां उन्होंने शुरू कर दी। और वो कहते हैं कि होटल पहुंचने तक वो बुराइयां करते रहे बगैर किसी जान पहचान के। और मैं हैरान था कि ये गवर्नर हैं पंजाब के और ये सिटिंग पे स्पीकर के खिलाफ इस तरह की तकरीर फरमा रहे हैं। ये उनका टॉलरेंस लेवल है और ये उनकी मैच्योरिटी का लेवल है। उस बंदे से आप क्या तवक्को कर सकते हैं? मगर नहीं फयाज भाई, मतलब टाइम को, क्योंकि मेरे 2 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेरा तो सवाल आपसे ये था ना कि इमरान खान साहब की शख्सियत शनासी अच्छी नहीं है, यानी एक आदमी जो फसली बटेरा, एक बंदा जो फसली बटेरा, और उसने बाद में प्रूव किया कि वो फसली बटेरा है। हारून रशीद साहब मुझसे और आपसे ज्यादा जानते हैं इमरान खान को, और हारून रशीद साहब अलान कहते हैं कि इमरान खान को शख्सियत वाकई उन्हें जो है मर्दम शनासी उनमें नहीं है, वो बहुत इस मामले में कमजोर हैं। और फिर दूसरी एक और बात है कि इमरान खान की जिंदगी गुजरी, 18 साल की उम्र में वो इंग्लैंड आ गए और इंग्लैंड में आके उन्होंने क्रिकेट खेलनी शुरू कर दी, यहाँ ही पढ़ा, यहाँ ही क्रिकेट से ही पैसे कमाते रहे, तो उनका उठना बैठना वेस्टर्न वर्ल्ड में रहा। आप अपने बच्चों को कंपेयर करें, यहाँ जो आपके और हमारे बच्चे यहाँ अमेरिका कनाडा में या यूके में 95 से तो इमरान खान मार खा रहे हैं ना, पाकिस्तानियों के साथ ही मार खा रहे हैं। इनकी परवरिश ही ऐसी हुई होती है कि ये वो पाकिस्तान के जो दो पेच होते हैं वो नहीं समझते। हम जिन्होंने पाकिस्तान की गलियों में, मोहल्लों में और सड़कों पे ठुड्डे खाए हैं,
हम थोड़ी बहुत ये चीजें समझ जाते हैं, लेकिन हमारे बच्चे नहीं समझते, बड़े स्ट्रेट ठीक फॉरवर्ड हैं। फयाज तो भाई, इमरान खान भी उस तरह का मगरब में पड़ा बड़ा एक बंदा था जी जिसे वो समझने में बहुत वक्त लग रहा है, ठीक और अब तो उसकी उम्र भी 70 साल हो गई है। ठीक अब अगर फयाज वो भाई, चीज़ समझ हमारा जाए तो अच्छी सेगमेंट बात है, खत्म आप होने किसी का चीज़ पे है, एतराज नहीं कर सकते। या मेरा लास्ट क्विक क्वेश्चन है, क्योंकि मैंने अगला सेगमेंट, आई एम ऑलरेडी आउट ऑफ दैट लाइन। मुझे बताइएगा कि जरदारी साहब बिल्कुल ठीक रहे हैं 16 महीने, बट आपकी मालूमात जो भी हैं, मेरी मालूमात हैं कि ही इज़ क्रिटिकली इल, ही इज़ 2 डॉक्टर्स उनके यूएई से भी आ गए हैं, 2 डॉक्टर उनके इंग्लैंड से पहुंचे हैं, ही इज़ इन अ वेरी क्रिटिकल कंडीशन। यानी अभी तो जब ये पीडीएम थी तो माशाल्लाह ही वाज परफेक्टली फाइन, नाउ ही इज़ इन अ वेरी क्रिटिकल सिचुएशन। व्हाट क्विक 1 मिनट, क्योंकि मेरा अगला सेगमेंट शुरू होना है। उनके लिए दुआ की जा सकती है, अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे और वो वापस आएँ, क्योंकि वो बतौर सियासतदान, वो जो कहा जाता है ना, एक जरदारी सब पे भारी, वो एक जरदारी सब पे भारी थी। तो ये सारा जितना तमाशा हुआ है ये उस जरदारी की वजह से हुआ है, वरना मियाँ बिरादरान में तो इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो इमरान खान के बंदे तोड़ते। जरदारी साहब ही थे जिन्होंने सिंध हाउस खोला और सिंध हाउस में बंदे रखे, और वो 17 जो 25 MNA जो इमरान खान के तोड़ के उन्हें सिर्फ वहाँ सामने रखा, और MQM और बलूचिस्तान अवामी पार्टी वालों को कहा कि ये देखो, आप अगर इमरान खान को छोड़ के हमें वोट नहीं दोगे तो ये 25 बंदे, जिनमें से 17 आखिर में रहे, कि ये तो हमारे पास मौजूद हैं, हम इन बंदों से इमरान खान की हुकूमत तोड़ सकते हैं। वो MQM और बलूचिस्तान अवामी पार्टी वाले इमरान खान के आसिफ जरदारी के इस चकमे में आ गए और उन्होंने इमरान खान का साथ छोड़ दिया, और बाद में राजा रियाज और वो जो मुनहरिफ लोग थे उनके वोटों की जरूरत भी नहीं पड़ी। तो ये जरदारी साहब का ही कमाल था सियासत में। वो उनको अल्लाह सेहत दे, वो आए वापस, लेकिन पहले से बेहतर सियासत अगर करें तो उन्हें वेलकम किया जाना चाहिए। लेकिन अगर वो पहले से बेहतर सियासत नहीं कर सकते तो फिर रिटायरमेंट ले लें, अल्लाह अल्लाह करें और अपने बेटे को अपनी किस्मत आजमाने दें। एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट जो होने लगी है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल साहब ने परसों केस की दोबारा ओपन कर दिया है। उस केस को, वो जो अपील की थी PTI वालों ने कि पंजाब में इलेक्शन 90 दिन के अंदर होने चाहिए, उस केस को 2 माह 11 दिन बाद अब दोबारा इन्होंने, मेरे ख्याल में ये जून की कोई तारीख थी, जून में इन्होंने उसको स्टॉप पे लगाया था, अब दोबारा उसको ओपन करने लगे हैं। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल चेयर कर रहे हैं उसको, बेंच को, और उनके साथ जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस इजाजुल एहसन है। यकीनन ये अगर दोबारा उन्होंने कॉल किया तो शायद वो जाते जाते अपना कोई रिकॉर्ड बेहतर करना चाहते हैं, अपना कोई हिस्ट्री में नाम लिखवाना चाहते हैं, शायद वो कोई ऐसा फैसला सुना जाए, शायद वो मोहसिन नकवी वगैरह और शहबाज शरीफ वगैरह को और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को किसी को मोर्दे इल्ज़ाम ठहराएं उस सारे पे, और शायद वो इन पे कंटेम्प्ट लगा दें। वो केस अब इम्पॉर्टेंट अचानक उठा है, देखें अगले 15-16 दिन में क्या करते हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। कल वाला इमरान खान का केस अपनी जगह इंपॉर्टेंट है, लेकिन परसों ये वाला जो है ये भी इंपॉर्टेंट है। जी इंशाल्लाह परसों फिर आपसे बात होगी। जनाब फयाज विलाना साहब, बहुत शुक्रिया आपका